नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के दिन इस बात की चर्चा होती रही कि एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे या नहीं। आखिरी समय तक सस्पेंस बना रहा, यहां तक कि मंच पर भी एकनाथ शिंदे फडणवीस के बगल में बैठे हुए नहीं दिखाई दिए, जबकि उनके लिए फडणवीस के बगल में ही कुर्सी लगाई गई थी। मंच पर शिंदे अलग बैठे नजर आए तो चर्चा गर्मा गई कि शिंदे शपथ नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से खबर आई कि शिंदे ने शपथ ले ली है, जिसके बाद से चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि आलाकमान ने शिंदे की सारी शर्तें मान ली हैं, या कहें कि आलाकमान को शिंदे की शर्तें माननी पड़ी है। शिंदे आखिरी वक्त तक अपनी मांगों पर अड़े रहे। जब तक आलाकमान की तरफ से हरी झंडी नहीं दी गई, तब तक उन्होंने शपथ लेने के लिए हामी नहीं भरी। शिंदे की मांगों में सबसे बड़ी मांग थी गृह मंत्रालय की। शिंदे गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं और अब शिंदे की शपथ ने बता दिया है कि आलाकमान ने शिंदे के सामने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि शिंदे को गृह मंत्रालय भले ही मिल गया हो, लेकिन अभी उनके तेवर नरम नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि अब वो अपने विधायकों को मिलने वाले मंत्रालय पर अड़ेंगे। कहा जा रहा है कि उनकी मांग है कि उनके विधायकों के मंत्रालय ना बदले जाएं। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी की मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि बढ़ने वाली है। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम की अगर बात करें तो महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद नई सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम के अलावा बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई। योगी आदित्यनाथ ने संभल में उपद्रव मचाने वालों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर पलटवार करते हुए सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि संभल में सबसे पहले डीएम और एसपी की पोस्टर लगाए जाए, जिनके कारण ही संभल में ऐसे हालात पैदा हुए और 5 लोगों की जान चली गई। बता दें कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान अचानक ही हिंसा भड़क उठी थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जिया उर रहमान बर्ग और संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहोल इकबाल भी शामिल है। विपक्ष के किसी भी नेता को संभल में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को भी संभल जाने से यूपी पुलिस ने रोक दिया था। राहुल गांधी को अकेले जाने की भी परमिशन नहीं दी गई। इसी मामले को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में उठाया। इसे लेकर उन्होंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। गोगोई ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रोककर विपक्ष के नेता के अधिकार पर रोक लगाई गई है। यह गंभीर चिंता का विषय है। राहुल की यात्रा का उद्देश्य शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना था। गोगोई ने कहा कि विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है कि वो जनता की चिंता को जाने और सदन में उठाए। सदन के अंदर बैठकर हमें जमीनी हालात की सही जानकारी नहीं मिल सकती, उसके लिए घटना स्थल पर जाना पड़ता है। लेकिन हमारे नेता को संभल जाने से रोका जा रहा है। सरकार असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटी हुई है। संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी ने तमाम विपक्षी सांसदों के साथ परिसर में अदानी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल सहित बाकी विपक्षी सांसद मोदी अदानी एक है के प्रिंट वाली शर्ट पहने दिखे। राहुल ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि क्या सरकार कभी इन्वेस्टिगेशन करवाएगी? आप करा सकते हो अपना ही इन्वेस्टिगेशन। मोदी जी अदानी जी की जांच नहीं करा सकते, क्योंकि मोदी अदानी की जांच कराएंगे तो अपनी ही जांच कराएंगे। मोदी और अदानी दो नहीं एक है। आज आपने आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे? कभी आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अदानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो बड़ी बात। वहीं सदन के अंदर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच तीखी बहस हो गई। इस बीच निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके पलटवार में गोगोई ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि संसद चले। राहुल गांधी तो देश में शांति कायम करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने जो हालत मणिपुर में होने दी, वैसी स्थिति वो संभल में भी चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी को संभल जाने से रोका गया। वहीं सदन के बाहर इस मुद्दे पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज लोकसभा में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पार्टी नेताओं ने राहुल के संभल जाने से रोकने का मुद्दा उठाया। स्पीकर ने शून्यकाल में भाजपा के निशिकांत दुबे को बोलने की अनुमति दी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। संसद के इतिहास में इस तरह की भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ।
विपक्ष का आरोप है कि सरकार संभल, अदानी, ईवीएम सहित विपक्ष के तमाम मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। बता दें कि संसद की कार्यवाही लगातार कई दिनों से स्थगित होती आ रही थी, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताते हुए स्पीकर से मुलाकात भी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सामान्य तौर पर चल तो रही है, लेकिन सरकार विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है, जिसे लेकर विपक्ष सदन के अंदर से लेकर बाहर तक मोदी सरकार को लगातार तमाम मुद्दों पर घेरने का काम। देश में किसानों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, जहां पुलिस ने 34 प्रदर्शनकारी किसानों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले पुलिस ने नोएडा में 0 पॉइंट पर धरने के लिए बैठे किसानों को हटाया, लेकिन किसान प्रदर्शन पर अड़े रहे और 0 पॉइंट से दलित प्रेरणा स्थल की तरफ बढ़ने लगे। इस बीच पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिससे किसानों में काफी आक्रोश है। किसान स्थानीय भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों और मुआवजा की विसंगतियों और अपने अधिकारों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। और पुलिस की यह कार्रवाई सीएम योगी के उस आदेश के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अराजकता कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में योगी सरकार सवालों से घिर गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि किसानों का प्रदर्शन अराजकता कैसे हुआ। भारतीय किसान यूनियन ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि लड़ाई जारी रहेगी, यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं शंभू बॉर्डर पर भी बवाल मचा हुआ है। हरियाणा पुलिस के इनकार के बावजूद किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच पर अड़ गए हैं। उन्होंने पहले दिन यहां से 100 किसानों के जत्थे के पैदल दिल्ली रवाना होने का ऐलान भी कर दिया है। किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ शंभू बॉर्डर से ही दिल्ली कूच होगा, खनौरी बॉर्डर पर उनका प्रदर्शन ही रहेगा, जिसे देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अंबाला की तरफ बैरिकेडिंग बढ़ानी शुरू कर दी है। अंबाला में पहले से ही बीएनएस की धारा 163 लागू है, जिसके तहत अंबाला की सीमा के अंदर किसी भी तरह के प्रदर्शन के लिए मंजूरी लेनी जरूरी होगी। इसके बावजूद किसान अपने कदम पीछे खींचते नजर नहीं आ रहे और ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भवन में सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट का विस्तार हुआ। कैबिनेट विस्तार से पहले राज्यपाल संतोष गंगवार ने स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद राज्यपाल ने तमाम विधायकों को शपथ दिलाई। जेएमएम के 6 विधायकों को सोरेन कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। वहीं कांग्रेस के 4 विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो वहीं आरजेडी के भी 1 विधायक सोरेन कैबिनेट में शामिल हुए हैं। यानी कुल मिलाकर 11 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इनके नाम है जेएमएम से चमरा लिंडा, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र महतो, दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और डॉक्टर इरफान अंसारी। आरजेडी से संजय यादव। बता दें कि राज्य के 5 प्रमंडलों से इस बार विधायकों को मंत्री बनाया गया है। वहीं 6 नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में पहली बार जगह मिली है। इससे पहले 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन ने अकेले ही सीएम पद की शपथ ली थी, जिसके बाद अब 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन के कैबिनेट का विस्तार हुआ है। अब किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो अलॉट होता है, इसकी तस्वीर भी जल्द ही साफ हो जाएगी। फ्रांस में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। 3 महीने में ही बार्नियर की सरकार गिर गई है। फ्रांस की संसद में प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, जिसके बाद उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट के साथ राष्ट्रपति मैक्रो को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। फ्रांस के 62 साल के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार है जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के कारण किसी प्रधानमंत्री को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि फ्रांस की संसद में फिलहाल वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट और दक्षिणपंथी नेशनल रैली विपक्ष में है। ये दोनों दल वैसे तो एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में दोनों ही पार्टियां साथ आ गई। बार्नियर को पीएम पद से हटाने के लिए वामपंथी एनएफपी गठबंधन ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसके पक्ष में 331 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के पास होने के लिए 288 वोटों की ही जरूरत थी। जिसके बाद अब बार्नियर फ्रांस के इतिहास में सबसे कम दिनों तक सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। और बार्नियर के खिलाफ इस प्रस्ताव का प्रमुख कारण माना जा रहा है उनका एक तरफा फैसला। हाल ही में बार्नियर ने नया बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने टैक्स बढ़ाने का फैसला किया। वैसे तो फ्रांस में बजट को नेशनल असेंबली में वोटिंग के बाद पास किया जा सकता है, लेकिन बार्नियर ने इस बजट को बिना वोटिंग के ही पास करवाते हुए लागू कर दिया, जिसके विरोध में वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट और दक्षिणपंथी नेशनल रैली एकजुट हो गए और बार्नियर को सत्ता से बाहर कर दिया। अब ऐसे में राष्ट्रपति मैक्रो मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए किसी भी 2 दल का गठबंधन जरूरी है। में विधानसभा चुनाव के बीच विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया था कि चुनाव के दौरान कई मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब कर दिए गए थे,
जिसकी वजह से कई लोग मतदान करने से वंचित रह गए। और अब ऐसा ही मामला सामने आया है बिहार से, जहां वोटिंग के दौरान ही वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी देखी गई। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के तिरहुत स्नातक उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे थे। इस बीच वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मतदाता सूची में 724 वोटरों का नाम है, जिसमें 138 वोटरों के पिता का नाम मुन्ना कुमार दर्शाया गया, जिसके चलते लोगों में गुस्सा देखने को मिला। वोटरों को लग रहा है कि कहीं गलती के कारण उनको वोटिंग से वंचित ना कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक जिन वोटरों के पिता का पहला अक्षर एम से है, उनका नाम यूनिकोड फॉन्ट की वजह से मुन्ना कुमार में कन्वर्ट हो गया। कंप्यूटर एरर की वजह से ऐसा हुआ है। वहीं इस मामले में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गलती की वजह से ऐसा हुआ है, चुनाव के बाद इसमें सुधार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने वोटरों को आश्वस्त किया कि गलती की वजह से उनको मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। अब भले ही अधिकारी कितनी भी सफाई दें, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतने दिन से क्या प्रशासन को उपचुनाव के बारे में जानकारी नहीं थी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पहले से वोटिंग लिस्ट क्यों चेक नहीं की गई? आपको बता दें कि पिछले महीने पैक्स चुनाव में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई थी, जिसकी वजह से चुनाव स्थगित करने का फैसला